Hello everyone, welcome back. I'm Ananya, currently a second year MBBS student. So in this video, I'll be sharing the strategy that helped me to score a perfect score of 360 on 360 in biology in my NEET 2023 exam. So without wasting time, let's begin. Yes, very first, as you all know, NCRT is the Bible for biology in your NEET exams. So NCRT you have to study no matter what. You know, NCRT is that one magical book. The more number of times you read it, the more new questions, the more new lines, and the more new points you will be able to identify from that. So revise NCRT multiple times. And NCRT is actually enough, to get, to a certain score of 330 or 340, 345 in your NEET exam or coaching exams, I believe. So until you are getting a consistent score of around 340, 350, you should not step outside and look for other books and other resources. First, study the bulk, because 98 to 95% of the questions would be from NCRT. So first ace those questions. So first, consistently score around 340 in your exams. And when you feel you are consistently scoring around these marks in your coaching exams, then you can step outside and study outside NCRT. Now, I'll tell you the basic strategy to study NCRT, because I have seen many students जो NCRT के multiple revisions करते हैं but still उनका score somewhere around 340 नहीं आ रहा है. तो देखो इनमें से क्या क्या पॉइंट्स हैं जो तुम मिस कर रहे हो या जो तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उन्हें समझो और अपनी स्ट्रैटेजी में इनकलकेट करो एंड देन ब्रिंग योर स्कोर टू अराउंड 340. सबसे पहला, मल्टीपल रिविजन्स. सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से बार बार रिवाइज करने हैं कंटिन्यूसली. भले ही 10 बार हो गए, 20 बार हो गए, नहीं, थ्रू आउट योर 11th एंड 12th और वेदर यू आर अ ड्रॉपर, तुम्हें हर रोज़ एनसीईआरटी रिवाइज करनी है. मैं बताती हूँ, एट द एंड ऑफ माई नीट एग्जाम थ्रू आउट माई 11th एंड 12th मैंने हर चैप्टर 20 से 25 टाइम्स एनसीईआरटी से रिवाइज किया था, बिकॉज आई यूज टू कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मेनी रिविजन्स आई एम डूइंग. सो एट द एंड ऑफ द डे, लाइक बिफोर नीट, आई न्यू दैट मेरे 20 to 25 रिविजन्स फिनिश हो गए हैं. तो मतलब ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, हो गया. बार बार पढ़ते रहो, सेम चीज़ ही बार बार पढ़नी है, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ रियली मैजिकल. तुमसे हर बार कोई पॉइंट मिस हो जाएगा और हर बार कोई पॉइंट नया मिल जाएगा. तो मल्टीपल एंड मल्टीपल रिविजन्स ऑफ एनसीईआरटी इज़ द की. सेकेंड, एडिकेट टाइम. गिव एडिकेट टाइम टू योर रीडिंग. मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1-2 घंटे लगा के पढ़ रहे हैं, बट द मोमेंट इट कम्स टू 5th रिविजन और 10th रिविजन तो हम बस आधा घंटे में पढ़ रहे हैं. नो, यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन. ढंग से बैठ के पढ़ो. और मैं बता रही हूँ, अगर तुम एनसीईआरटी ढंग से बैठ के वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हो तो तुम्हें हर चैप्टर कवर करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे. ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है. एनसीईआरटी में इवन सर्टेन इमेजेस होती हैं और उसके नीचे ऐसा छोटा छोटा लिखा होता है, वो भी पढ़ना है. एनसीईआरटी में तो सब कुछ ही पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है तुम्हें. नेक्स्ट, लुक फॉर कीवर्ड्स और कॉन्ट्राडिक्शंस. मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ. 11th में एक चैप्टर है सेल, जिससे हम अपनी प्रिपरेशन भी शुरू करते हैं 11th में. वहाँ तुमने अगर वो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि वहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन है अबाउट द बैक्टीरिया साइज. जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, जो थ्योरी है, वहाँ दे रखा है साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया इज सपोज ABC. लेकिन जो इमेज है, उस इमेज में बैक्टीरिया की इमेज बनी हुई है और नीचे लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज XYZ. तो तब तुम्हें वहाँ कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा. अगर एग्जाम में पूछेगा द साइज ऑफ बैक्टीरिया, तो हम जो इमेज के नीचे बैक्टीरिया का साइज लिखा है वो लिखेंगे. बट अगर क्वेश्चन में पूछेगा द साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया, तो जो टेक्स्ट में लिखा है वो लिखेंगे. टिपिकल इज द कीवर्ड हेयर. तो ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स हैं और मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शन है. जब तुम एनसीईआरटी बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसे वेरियस एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इन मल्टीपल चैप्टर्स. तो ये एनसीईआरटी की रीडिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है. जब भी ऐसा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आएगा तो जो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा है उसको ही करेक्ट आंसर माना जाएगा. तो व्हेन यू स्टडी, लुक फॉर दीज कीवर्ड्स एंड लुक फॉर दीज कॉन्ट्राडिक्शंस. नेक्स्ट इज समरी. आई थिंक समरी इज दैट वन थिंग जो बहुत बच्चे अवॉइड कर देते हैं. हर चैप्टर के एंड में समरी दी हुई होती है, तो समरी भी पढ़ो, बिकॉज कई बार समरी में फॉर्मेशन ऑफ लाइन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस थोड़े डिफरेंट होते हैं. वो भले ही एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट में मेंशन हो, बट अगर तुम उसको पढ़ लोगे तो तुम जल्दी आंसर दे पाओगे और तुम्हारा आंसर करेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा. तो ऑल्सो स्टडी समरी ऑफ ईच चैप्टर. जब ये सब करने के बाद तुम 340 के स्कोर पे पहुंचने लगो, नेक्स्ट इज नोट्स एंड कोचिंग मॉड्यूल्स. टू बी ऑनेस्ट, मैंने मॉड्यूल नहीं पढ़ा है, बिकॉज जो मेरे नोट्स टीचर लिखवाते थे
वो बहुत अच्छे होते थे, उसमें मॉड्यूल और एनसीईआरटी कंबाइंड होते थे. बट इफ़ यू थिंक यू डू नॉट हैव गुड नोट्स या तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं है, तो देन यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल्स. आई बिलीव कुछ चैप्टर के नोट्स या आउटसाइड एनसीईआरटी रेफर करना इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोटेक. बायोटेक एक बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो अगर तुम उसका मॉड्यूल पढ़ रहे हो या नोट्स पढ़ रहे हो, जो भी तुम रेफर करते हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो एनसीईआरटी को याद रखने में भी हेल्प करेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा. नेक्स्ट जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जैसे ओसीपीज हो गई, आईयूडीज हो गई, डेली पिल्स, वीकली पिल्स. तो हमारे मैम ने नोट्स में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो जब कॉन्सेप्ट्स मैंने नोट्स से बार बार रिवाइज किए, तो मेरे इतने स्ट्रांग हो गए कि जब मैं एनसीईआरटी से वो चैप्टर्स पढ़ती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते थे और बहुत अच्छे से याद भी रहते थे. तो यू कैन डेफिनेटली रेफर आउटसाइड एनसीईआरटी एंड नोट्स ऑफ दीज कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, जैसे बायोटेक, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसके अलावा बॉटनी में भी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जैसे ईटीसी हो गई, कैमे ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हो गई. तो ये सब भी बाहर से पढ़ो ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, और जब तुम एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम्हें वो इजीली समझ आए और तुम एनसीईआरटी के सवालों के जवाब दे पाओ. तो भी कम कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पढ़ने हैं. ये जो चैप्टर्स हैं, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, मोफोलॉजी, प्लांट्स, ये जो सर्टेन चैप्टर्स हैं, ये एनसीईआरटी से नहीं करने हैं. इसमें क्या कॉमन है, ये फैक्चुअल चैप्टर्स हैं, ये एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर्स हैं. मतलब इसमें तुम्हें बहुत सारे फैक्ट्स याद करने हैं, टाइमलाइंस याद करनी है, या एग्जाम्पल याद करने हैं. जैसे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपॉड के एग्जाम्पल, एनालिड्स के एग्जाम्पल, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वेरियस किंगडम्स हैं, फाइलम्स हैं. इवोल्यूशन में बहुत सारी टाइमलाइंस हैं, थ्योरीज हैं. मॉर्फोलॉजी अगेन फैमिली के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो ये चीज़ें इतनी वास्ट हैं कि तुम बाहर से करोगे भी तो उसका कोई अंत नहीं है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. तो ऐसी जो वन वर्ड आंसर होते हैं, फैक्चुअल होते हैं या एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं, ये सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं. तो इन चैप्टर्स की सिर्फ एनसीईआरटी ही करो और एनसीईआरटी बाय हार्ट करो. उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो याद होने चाहिए. कई बार इतना सब करने के बाद भी बच्चों के मार्क्स नहीं आते, तो मैं बताती हूँ तुम क्या गलती कर रहे हो. हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो मेन एसेंस है प्रिपरेशन का. नीट इज़ एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम. अगर तुम थ्योरी पढ़ने जा रहे हो और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. जितना हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे 10x 20x क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहनी है. फिजिक्स केमिस्ट्री की तो करनी है, या क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं. बट बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अवॉइड कर देते हैं. तो बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और उसमें तुम्हें कुछ लगे कि पीवाईक्यूज में कुछ आया हुआ है जो एनसीईआरटी के बाहर का है, तो तुम क्या करो, एनसीईआरटी के साइड में ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, उसमें लिख लो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम से 2-3 महीने पहले से तुम सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करोगे. तो जब भी तुम आउटसाइड एनसीईआरटी जो भी पीवाईक्यू में आया हुआ है वो अपनी बुक में लिख लोगे, तो तुम्हारा एनसीईआरटी के साथ साथ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी रिवाइज होता चला जाएगा. दूसरा, टेस्ट पेपर. जो भी कोचिंग में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम देने हैं, कोई एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है. भले ही तुम्हारी तैयारी हुई या तुम्हारी तैयारी नहीं हुई, तुम्हें जाके एग्ज़ाम देना है. और एग्ज़ाम में जो भी हम मान लेते हैं तुम्हारी तैयारी नहीं हुई, पहली बात तो तैयारी हो जानी चाहिए. दीज 2 years आर फॉर यू टू स्टडी. तो तैयारी तो तुम्हें करनी है, बट जस्ट इन केस मैं मान लेती हूँ बैकलॉग है, कुछ भी है, तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाई, तुम टेस्ट पेपर देने जाओगे, टेस्ट दो, जो भी गलत हुआ तो उसको आके एनसीईआरटी में मार्क कर लो. मेरी मेजॉरिटी ऑफ मिस्टेक्स होती थी, मैं मॉर्फोलॉजी के फैमिलीज़ के एग्जाम्पल भूल जाती थी, तो मुझे पता चल गया कि ये मेरी वीकनेस है. और जब मुझे अपनी वीकनेस पता चल गई, मुझे ये भी पता चल गया नेक्स्ट मेरे कोचिंग में या नीट में जब भी पेपर होगा, तो 1 night बिफोर एग्जाम में मैं एटलीस्ट मॉर्फोलॉजी तो 100% रिवाइज करके जाऊँगी, एनिमल किंगडम तो रिवाइज करके जाऊँगी. दूसरा, जब टेस्ट पेपर देने लगती हो तो स्ट्रेंथ्स भी पता चलने लगती है. जैसे मेरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इवोल्यूशन चैप्टर बायोटेक स्ट्रेंथ है, तो वो हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेस है. और वीकनेस पता चलने के बाद ही ये वो चीज़ें हैं दैट आई टेंड टू फॉरगेट. तो तुम ये तो हर बार पेपर देने जाने से पहले रिवाइज करोगे, तो ऐसे तुम्हारा स्कोर भी बढ़ेगा. नेक्स्ट है मॉड्यूल के क्वेश्चंस. मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग, जैसे हमारे मॉड्यूल में थे, वो भी सॉल्व करो. यू हैव टू बी 1 step अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. जब तुम वो सॉल्व कर लोगे तो 100% जो नीट में सवाल आएंगे वो तो तुम कर ही लोगे. नेक्स्ट, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के एंड में कुछ फिलअप्स होते हैं, कुछ मैचिंग कर लो. एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, कितने ही क्वेश्चन होते हैं, है ना. तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और टेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, डू दैट. एडवाइस अब मैं 11th और 12th के स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी. अगर तुम 11th में हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ मॉड्यूल्स या नोट्स भी पढ़ो, क्योंकि लेट मी टेल यू व्हाई. अभी तुम 11th में हो, तुम्हारे पास उतना प्रेशर नहीं है, तुम्हें सिर्फ 11th पढ़नी है, प्लस तुम्हारे पास 2 साल है नीट अटेम्प्ट करने के लिए. तो यू हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स कि तुम अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्ड कर सको. तो नोट्स भी पढ़ो,
नोट्स भी रिवाइज करो और साथ साथ हर चैप्टर की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है. तो दिस विल हेल्प यू टू गेट वन स्टेप अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. तुम्हारे पास बहुत क्रूशियल टाइम है अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने का. तो आई वुड सजेस्ट ऑल द 11 स्टूडेंट्स टू डू बोथ ऑफ दैम. बट इफ़ यू आर एन 12th स्टूडेंट और ड्रॉपर, आई अंडरस्टैंड उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, प्लस टाइम की कमी होती है क्योंकि 11th भी करनी है, 12th भी करनी है, प्लस रिविजन भी करना है. तो मैं कहूँगी तुम लोग सिर्फ बायो की एनसीईआरटी करो, नोट्स बस कुछ चैप्टर्स के लाइक ईटीसी, केमी, ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं बायोटेक. डोंट डू नोट्स और आउटसाइड रिसोर्सेज फॉर ऑल अदर चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, सिर्फ सर्टेन चैप्टर्स जो given. So I hope I could help you in some ways to tell you something so that you can apply and score better in your upcoming NEET exams. So study hard, keep hustling, and all the very best for your exam. And if you have any doubts, you can comment down there, or you can DM me on my Instagram also, which is mentioned in the description box. Thank you.